डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये है ऑन न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ ऑफ नैनो पार्टिकल्स। यानी हम इसमें डिस्कस करेंगे न्यूक्लिएशन कैसे होती है, उसके बाद में क्रिस्टल ग्रो कैसे करता है या नैनो पार्टिकल ग्रो कैसे करता है, ये हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि न्यूक्लियस क्या रहता है। न्यूक्लियस का मतलब रहता है सेंट्रल पार्ट ऑफ ए सिस्टम। जैसे एक एटम में न्यूक्लियस रहता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, मतलब सेंट्रल पार्ट। अब ये न्यूक्लिएशन क्या है? न्यूक्लिएशन ये मैं समझा देता हूं आपको। सपोज मेरे पास में एक सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल मतलब होमोजीनियस सिस्टम बनाते हैं, यानी वो डिसॉल्व हुए हैं सॉल्वेंट में। सोल्यूट पार्टिकल्स आर डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, तभी जाके ये सोल्यूशन बनेगा। ये होमोजीनियस है, राइट। अगर मैं इस सोल्यूशन में प्रेसिपिटेशन करता हूं, क्या करता हूं? प्रेसिपिटेशन, ये मैं समझा दूंगा कैसे। या मैं इसमें क्रिस्टलाइजेशन करता हूं, तो इसमें हमारे पास में सस्पेंशन बन जाता है, यानी सॉल्यूशन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सस्पेंशन में। जैसे इसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स नजर आते हैं हमें, जो हमें आंख से भी दिखते हैं, नेकेड आई से भी दिखते हैं। यानी वी आर कन्वर्टिंग सॉल्यूशन इनटू सस्पेंशन। अब तरीका क्या किया मैंने यूज, या तो मैंने क्रिस्टलाइजेशन की, जैसे आप करते हैं बेंजोइक एसिड का क्रिस्टलाइजेशन आप करते हैं लैब में। उसमें पहले आपको सॉल्यूशन मिलता है, तो सॉल्यूशन को आप कन्वर्ट करते हैं बाद में एक सस्पेंशन में, जिसमें आपको सॉलिड पार्टिकल्स आंख से दिखते हैं। इसी तरह से प्रेसिपिटेशन एक टेक्निक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए अगर मेरे पास में नमक है, सॉल्ट, एंड इट इज डिजोल्व्ड इन वाटर। अगर आप नेकेड आई से देखेंगे तो आपको ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगा, ये आपको नहीं दिखेगा। अब मैं अगर इस NaCl में सपोज AgNO3 डालता हूं, AgNO3, तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है AgCl प्लस NaNO3, Na पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, एक्वस एक्वस, ठीक है। और ये जो AgCl है ये हमें प्रेसिपिटेट की सूरत में मिल जाता है, प्रेसिपिटेट मिल जाता है हमें इसका, ठीक। ये होगा एक, तो ये प्रेसिपिटेट बनता है। इसी तरह से अगर मैं नमक पानी में मिला दूं, पहले थोड़ा सा मिला दूं, तो ये इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, और मिला दूं और डिजॉल्व हो जाएगा। यानी ये डिजॉल्व हो रहा, तो इसका मतलब इसमें जो है अभी नमक कम है, पानी ज्यादा है। मैं बोलूंगा ये अभी अनसेचुरेटेड है। अभी जितनी कैपेसिटी है वाटर को या वाटर में नमक डिजॉल्व करने की, उतना नमक हमने नहीं डाला, तो मैं बोलूंगा अभी ये जो सोल्यूशन है ये अनसेचुरेटेड है। लेकिन अगर मैं इसमें नमक डालते जाऊंगा डालते जाऊंगा डालते जाऊंगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब नमक फर्दर जो है वो डिजोल्व नहीं होगा। यानी एक लिमिट होता है सॉल्वेंट में, एक लिमिट होता है कोई भी चीज डिजोल्व करने की, क्योंकि वो सॉल्वेशन करता है, तो सॉल्वेशन का भी एक लिमिट रहता है, ठीक है। तो एक हद तक हम इसमें नमक डिजोल्व कर सकते हैं। जब हम अपर लिमिट पे पहुंचेंगे कि मैक्सिमम कितना डिजोल्व हो गया, उतना हमने इसमें मिला दिया, तो मैं बोलूंगा ये जो सोल्यूशन है ये बन गया सेचुरेटेड सोल्यूशन। सेचुरेटेड यानी जितना वाटर में कैपेसिटी है हमने उतना नमक उसमें मिला दिया और उसको डिजोल्व कर दिया, उसको बोलूंगा मैं सेचुरेटेड सोल्यूशन। अब अगर मैं इस पानी को गर्म कर दूं, हीट कर दूं, जिसमें मैंने नमक मिला दिया, अब इस सोल्यूशन को मैं गर्म करता हूं, तो गर्म करने के बाद में मैं इसमें थोड़ा सा और नमक ऐड करता हूं, बट एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर। समझ में आया? तो हायर टेम्परेचर पे मैं थोड़ा सा और नमक इसमें ऐड कर सकता हूं, राइट। तो मैं इसमें और नमक ऐड करूंगा, यानी और डिजॉल्व होगा।
यानी जितना इसमें कैपेसिटी उससे भी थोड़ा सा और डिजोल्व हो जाएगा। मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे एक पानी का बीकर है हमारे पास में, उसमें 10 ग्राम डिजोल्व हो रहे थे, 10 ग्राम। तो अगर मैं सपोज पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री करता हूं, तो उस टाइम पे हम 10.5 ग्राम इसमें डिजोल्व कर सकते हैं। अब मैंने ये जो एक्स्ट्रा नमक डाल दिया, तो ये पानी एक्स्ट्रा नमकीन हो गया, एक्स्ट्रा नमकीन। अब जो ये सोल्यूशन है, अब ये सेचुरेटेड नहीं रहा। अब मैं इसको बोलूंगा कि ये सुपर सेचुरेटेड है। क्या है ये? सुपर सेचुरेटेड। यानी अब इसमें कंसेंट्रेशन लिमिट से भी ज्यादा हो गई। बात समझ में आ गई? अब अगर इस सॉल्यूशन को मैं, ये जो 50 डिग्री पे सॉल्यूशन मैंने बनाया जिसमें नमक डिजोल्व है, लेकिन उसमें 0.5 ग्राम ज्यादा डिजोल्व है, अगर मैं इसको कूल कर दूं, क्या कर दूं? कूल। तो कूल करने के बाद में क्या होता है? कूल करने के बाद में इसमें वही 10 ग्राम आराम से डिजोल्व होगा, लेकिन जो 0.5 ग्राम है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे सोल्यूट पार्टिकल्स, वो जमा होना शुरू हो जाएंगे। जमा होना शुरू हो जाएंगे तो सबसे पहले एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स बनेगा। यानी इसमें एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स बनेगा, यहाँ पे एक ग्रुप, यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है। ये जो ग्रुप बन गया पार्टिकल्स का, यानी छोटे छोटे सोल्यूट पार्टिकल्स का, नमक पार्टिकल्स का, जो पहले तो डिजोल्व हो रहे थे लेकिन अब ये जमा हो रहे हैं और एक सस्पेंशन बना रहे हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल बना रहे हैं। जो पार्टिकल हमें नजर आता है तो हमें ऐसा दिखेगा कि कूल करने के बाद में कुछ नमक जो है वो इस सोल्यूशन से अलग हो रहा है और सॉलिड फॉर्म कर रहा है। समझ में आया ना? अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स का जमा होकर एक बड़ा पार्टिकल बनाना, इसको मैं कह सकता हूं न्यूक्लिएशन। क्या कह सकता हूं? न्यूक्लिएशन। यानी न्यूक्लियस फॉर्मेशन। अभी पहले ये छोटा सा पार्टिकल बनेगा, उसके बाद में जब ये पार्टिकल बन गया, मान लीजिए यहां पे पार्टिकल बना, यहां पे एक पार्टिकल बना, यहां पे बना, दीवार पे बना, यानी वॉल ऑफ कंटेनर पे बना, तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, इनके ऊपर फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल जाते हैं और ये ग्रो होते हैं, धीरे धीरे ग्रो होते हैं। ठीक है, यानी एक सेंटर में पार्टिकल था, अब इसके चारों तरफ से फर्दर पार्टिकल्स आ गए। सेंट्रल वाला पार्टिकल जो पहले पार्टिकल बना, उसको मैं बोलूंगा न्यूक्लियस। क्या बोलूंगा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के ऊपर फर्दर जो जमा हो जाता है, समझ में है ना, इसको मैं बोलूंगा कि अब ये न्यूक्लियस जो ये ग्रो हो रहा है, यानी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियस। ये मैंने नमक के बारे में बताया आपको। ठीक है, अब ये एक तो तरीका है कि ये कूल करने से ऐसा होता है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, या सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन को हम क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं जैसे यहां पे हो रहा है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं NaCl ले लूं, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड, और इसमें मैं AgNO3 डाल दूं, ठीक, ये भी सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है, बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर, तो ये न्यूक्लियस नहीं बनाएंगे। ये भी सॉल्युबल है, ये अलग लेंगे तो ये सॉल्युबल है वाटर में, ये सॉल्यूशन बनाएगा, ये भी सॉल्यूशन बनाएगा। लेकिन अगर मैं ये इसमें डाल दूं तो यहां पे रिएक्शन होती है। क्या होती है? रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन होगी यहां पे, इस रिएक्शन से एक नया सब्सटेंस बनेगा AgCl, जो इनसॉल्युबल इन वाटर है। समझ में है ना? ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन गया, ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस सबसे पहले एक पार्टिकल बनेगा, उस पार्टिकल के ऊपर और पार्टिकल्स, यानी एक न्यूक्लियस बनेगा, एक छोटा सा न्यूक्लियस, और उस छोटा सा न्यूक्लियस जो है वो धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो जाएगा। ग्रो होगा तो वो क्रिस्टल भी बना सकता है, या वो एमॉर्फस सब्सटेंस भी बना सकता है। अब क्रिस्टल, यानी क्रिस्टलाइन नेचर,
सब्सटेंस में कब आता है और एमॉर्फस कब आता है, ये हमारे हाथ में, मतलब कुछ चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये जो यहाँ पे क्रिस्टल ग्रोथ हो रही है, या यहाँ पे जो न्यूक्लियस ग्रो हो रहा है, इसमें जो ग्रोथ हो रही है, अगर मैं ये स्लो कर दूं, स्लोली स्लोली कर दूं, तो मुझे एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस मिलेगा। लेकिन अगर मैं ये फास्ट कर दूं, यानी ग्रोथ जो है फास्ट हो जाए, तो फिर पार्टिकल्स को इतनी फुर्सत नहीं रहती कि वो एक पर्टिकुलर साइड ढूंढे, एक पर्टिकुलर सीट ढूंढे और एक अच्छे से अरेंजमेंट में बैठ जाए। जैसे क्लास में होता है ना, क्लास में अगर जल्दी जल्दी बैठ गए तो कहीं पे भी स्टूडेंट बैठ जाते हैं, लेकिन अगर आराम से स्टूडेंट्स आ गए तो वो एक एक करके मतलब तमीज से बैठते हैं और एक अच्छा सा अलाइनमेंट बन जाता है। तो अगर मैं स्लोली ग्रो करूं इसको तो क्रिस्टल बनेगा, अगर मैं फास्ट ग्रो करूं इसको तो एमॉर्फस सब्सटेंस बनेगा। इसी तरह से अगर मैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन को स्लोली कूल करूं तो एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बनेगा, और अगर मैं इसको फास्ट कूल करूं, कूलिंग फास्ट कर दूं, तो एक एमॉर्फस सब्सटेंस बनेगा। जैसे हमारे पास में एक मशहूर चीज है, दैट इज सिलिका। सिलिका को आप गिलास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आप कॉर्ड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों में क्या फर्क है, ये भी सिलिका है, ये भी सिलिका है। इसमें जो सिलिका पार्टिकल्स है वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, उसमें कोई लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट नहीं होता, तो वो बन जाता है अमॉर्फस। गिलास इज अमॉर्फस, यानी यहाँ पे फास्ट कूलिंग हुई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कूलिंग करेंगे, यानी हमारे पास में मोल्टन सिलिका मान लीजिए मेल्ट हुआ, उसको हम कूल कर रहे हैं और वो धीरे 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 कूल हो रहा है, तो बिल्कुल एक अच्छे अलाइनमेंट में बैठेगा, एक अच्छे अरेंजमेंट में बैठेगा और जबरदस्त डिजाइन का क्रिस्टल मिलेगा। एंड दिस क्रिस्टलाइन सिलिका इज कॉल्ड क्वार्ट्ज। समझ में आया? तो ग्रो करना यानी न्यूक्लियस बनाना और उसको ग्रो करना, ये हमारे हाथ में है कि हम उसको एमॉर्फस बनाएं कि या क्रिस्टलाइन बनाएं। ठीक है, तो ये चीज हम नैनो पार्टिकल्स पे अप्लाई करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि न्यूक्लियस बनता क्यों है? न्यूक्लियस बनता क्यों है? क्या न्यूक्लियस मतलब एक सॉल्यूशन से एक सस्पेंडेड पार्टिकल क्यों बनता है, उसके पीछे फोर्सेस कौन कौन से, और ऐसा क्यों होता है, ये मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, चलो हम चलते हैं यहां पे नेक्स्ट पेज पे। देखो, मैंने आपको ये बताया कि न्यूक्लिएशन हम दो तरीकों से कर सकते हैं। या तो हम कूलिंग कर सकते हैं एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, ठीक, और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम सस्पेंशन में। ये हो गया एक तरीका कूलिंग। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि हम सॉल्युबल केमिकल्स को लेस सॉल्युबल केमिकल्स में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने NaCl को AgCl में कन्वर्ट किया। समझ में आया ना? तो उससे भी हम क्रिस्टल्स ग्रो कर सकते हैं, न्यूक्लियस ग्रो करा सकते हैं, या इसी तरह से हम नैनो पार्टिकल्स बना सकते हैं। ठीक, यानी हम छोटे पार्टिकल से एक सस्पेंडेड पार्टिकल बनाते हैं मान लीजिए, या एक थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, और ये बड़ा पार्टिकल ग्रो होता है। ठीक, तो नैनो पार्टिकल्स में भी ऐसा ही होता है। नैनो पार्टिकल्स में अगर हम सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन जिसमें छोटे छोटे सोल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में डिजोल्व है, तो इसको हम सॉल्यूशन से एक बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स को मिला के न्यूक्लियस बना सकते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस यानी कुछ पार्टिकल्स मिलके एक ग्रुप बनाएंगे जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और वो न्यूक्लियस जो है ना धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा और एक नैनो पार्टिकल बन जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे हमारे पास में ये नैनो पार्टिकल बनाने के लिए स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप, मान लीजिए ये एक सोल्यूट पार्टिकल है जो बिल्कुल डिसॉल्व्ड है। दूसरा सोल्यूट पार्टिकल ये है, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे। अब ये सोल्यूट पार्टिकल यहां से ग्रो होना शुरू हो जाता है, मतलब यहां से यहाँ पे ये न्यूक्लियस बनाना चाहता है। तो ये सोल्यूट पार्टिकल को पहले यहाँ ट्रेवल करना है, इसको यहाँ ट्रेवल करना है, इसको यहाँ ट्रेवल करना है, इसको यहाँ ट्रेवल करना है। तो जब ये ट्रेवल करेंगे तब भी एक जगह पे एक क्लम्प बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, है ना। ये ग्रुप तो भी बनेगा। इसके लिए इनको ट्रेवल करना है, यानी इनको डिफ्यूजन करना है। क्या करना है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ये जो डिफ्यूजन है ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, यानी ये नैनो पार्टिकल सिंथेसिस की काइनेटिक्स को कंट्रोल करता है। यानी इस पे काइनेटिक्स डिपेंड रहती है कि ये कितना फास्ट बनेगा और कितना स्लो बनेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है? अभी मैं पूछूंगा, भावना राठौड़। हेलो, आप समझ में आ रहा है? अच्छा 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 अच्छा। अभी ये काड़ी वाला कौन है? काड़ी वाला, काड़ी वाला सिर्फ ऑन करके रखता है, बाद में पता नहीं खुद कहाँ रहता है। चलो, यामिनी, समझ में आ रहा है? ओके। चर्मी पटेल, आ रहा है समझ में? दर्शना, दर्शना है ना? रीता, ओके। इजी है ना? यहां तक समझ में आया। चलो, अब देखो, ये जो न्यूक्लिएशन आपको समझ में आया होगा। न्यूक्लिएशन जो रहती है ये हमारे पास में दो तरह की रहती है। न्यूक्लिएशन, न्यूक्लिएशन हम दो तरीकों से बना सकते हैं। एक जो तरीका है वो है होमोजीनियस न्यूक्लिएशन, होमोजीनियस। दूसरा हेटेरोजीनियस न्यूक्लिएशन। ठीक है, यानी हेटेरोजीनियस न्यूक्लिएशन भी हो सकती है और होमोजीनियस न्यूक्लिएशन भी हो सकती है। अब होमोजीनियस क्या है और हेटेरोजीनियस क्या है? होमोजीनियस क्या है और हेटेरोजीनियस क्या है? देखो, हमारे पास में एक सोल्यूशन है, ठीक। इसमें सपोज ये सोल्यूट पार्टिकल्स हैं एंड दीज पार्टिकल्स आर ग्रोइंग अराउंड दिस पार्टिकल। ये जो पार्टिकल है ये यहाँ पे ये जमा हो रहे हैं और एक न्यूक्लियस बना रहे हैं। ठीक है, यानी अपने ही एक पार्टिकल के अराउंड ये 2 3 4 5 या 10 पार्टिकल्स जमा होके एक न्यूक्लियस बना रहे हैं। तो मैं बोलूंगा इसमें सबके सब पार्टिकल सेम है, यानी जैसा इनका सेंटर है वैसे ही इनका जो पेरिफेरी है वो भी है। पेरिफेरी मतलब जैसा सेंटर में है वैसे ही पार्टिकल्स अराउंड यानी सराउंडिंग में भी है। तो इसको मैं बोलूंगा ये है होमोजीनियस न्यूक्लिएशन। ये वाले न्यूक्लिएशन जो ना ये रेयर है, रेयर। और दूसरा है हेटेरोजीनियस न्यूक्लिएशन। हेटेरोजीनियस न्यूक्लिएशन मैं बताता हूं कैसे होता है। मान लीजिए मेरे पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन में ये जो पार्ट है ये सब होमोजीनियस है, लेकिन वॉल जो है वॉल वो अलग चीज है। सपोज अगर एक वॉल पे कोई पार्टिकल चिपक जाता है तो इसका मतलब वॉल को एक सपोर्ट मिल गया, सॉरी, इस पार्टिकल को एक सपोर्ट मिल गया और ये पार्टिकल यहां पे चिपक गया। और चिपकने के बाद में दूसरे पार्टिकल्स आके यहाँ पे इसके ऊपर जमा हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लिएशन हो रही है। लेकिन ये न्यूक्लिएशन खुद नहीं हुई, ये न्यूक्लिएशन के पीछे वॉल का भी हाथ है, यानी
जो कंटेनर का वॉल है उसका बड़ा योगदान है, क्योंकि उसने एक पार्टिकल को रोक के रखा वहां पे। ठीक है, जैसे हम आमतौर पे क्या देखते हैं, अगर कहीं पे किसी ने सपोज पॉलीथीन फेंक दिया या कचरा फेंक दिया, तो दूसरा भी आके वहीं पे कचरा फेंक देता है और वो धीरे धीरे जमा हो जाता है, तो कचरे का ढेर बन जाता है वहां पे। इसी तरह से यहाँ पे, ये एक क्रूड एग्जांपल बता रहा हूं मैं, यहाँ पे अगर एक बार पार्टिकल जमा हो गया तो उसके ऊपर पार्टिकल चिपकना शुरू हो जाते हैं और न्यूक्लिएशन हो जाती है। समझ में आया ना? इसी तरह से अगर मैं इस सोल्यूशन में कोई इम्प्योरिटी डालता हूं, सपोज ये हमारे पास सोल्यूशन है, इसमें मैंने एक इम्प्योरिटी डाल दी, फॉरेन पार्टिकल डाल दिया, एक पार्टिकल डाल दिया बाहर से जो सोल्यूशन में नहीं था, तो क्या होगा, ये पार्टिकल जो है ये एक्ट करेगा एज सीड एज न्यूक्लियस में बोलूंगा, और इसके ऊपर पार्टिकल्स जो है ये सोल्यूट पार्टिकल्स जमा होना शुरू हो जाएंगे और ये ग्रो हो जाएगा और ये एक क्या बनाएगा, न्यूक्लियस बनाएगा, और न्यूक्लियस जो है ना फर्दर ग्रोथ करेगा और बड़ा पार्टिकल बनाएगा। तो ये जो दो दो तरीके हैं जिसमें मैंने कोई फॉरेन सब्सटेंस यानी सब्सटेंस अदर देन दिस सोल्यूट उसको यूज किया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, तो इसको मैं बोलूंगा कि ये जो है ये है हेट्रोजीनियस न्यूक्लिएशन। क्या बोलूंगा मैं इसको? हेट्रोजीनियस न्यूक्लिएशन। ठीक, तो यहां पे न्यूक्लियस को जो है, यहां पे न्यूक्लियस फॉर्मेशन के लिए सरफेस की जरूरत है। समझ में है ना? यहां पे सरफेस की जरूरत है, यानी जब इसको एक बेस मिल गया पार्टिकल को जमा होने के लिए तभी वो जमा हो जाएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, अब चाहे होमोजीनियस हो या हेट्रोजीनियस हो, दोनों में एक क्वेश्चन बनता है कि ये न्यूक्लियस एक्चुअली बनता क्यों है। अगर ये सोल्यूशन है तो सोल्यूशन को क्या हो जाता है, यानी इसको कौन सी चीज मजबूर करती है न्यूक्लियस बनाने के लिए और बाद में ग्रो होने के लिए और बाद में सस्पेंशन बनाने के लिए। समझ में आया ना? इसके पीछे कौन सा फोर्स है, इसके पीछे क्या है, यहां तक समझ में आया? तो नेक्स्ट पेज पे देखता हूँ, नेक्स्ट पेज पलटा देता हूँ, इस पेज पे मैं समझा देता हूँ आपको कि एक्चुअली होता क्या है, मतलब न्यूक्लियस क्यों बनता है और वो बाद में ग्रो क्यों होता है। तो ये चीज मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, देखो जब भी कोई प्रोसेस होता है ना, तो हर एक प्रोसेस तब होता है जब उसमें स्टेबिलिटी आ जाए, यानी हर एक प्रोसेस इसलिए होता है कि सिस्टम में स्टेबिलिटी आ जाए, यानी हम अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाते हैं, और ये जो चीजें अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ ये खुद ब खुद हो जाती है स्पॉन्टेनियस। मान लीजिए हमने किसी आदमी को पानी में फेंक दिया और उसको मान लीजिए पानी से डर लगता है, तो वो अनस्टेबल है वहां पे, वो कोशिश करेगा कि पानी से बाहर आ जाए। ठीक है, अगर वो आदमी किनारे पे है और हम उसको चाहते हैं कि मतलब उसको पानी से डर लगता है और हम चाहते हैं कि ये पानी में जाए, क्या वो खुद ब खुद पानी में जंप करेगा? नहीं करेगा। लेकिन जब हम उसको पानी में फेंकेंगे तो वो खुद ब खुद पानी में से बाहर आना चाहेगा, यानी कोशिश करेगा कि पानी से बाहर आ जाए, यानी स्टेबल हो जाए। समझ में आया? अनस्टेबल सब्सटेंस का मतलब रहता है वो सब्सटेंस जहां पे गिब्स फ्री एनर्जी यानी जी मैक्सिमम होता है। गिब्स फ्री एनर्जी यानी जिसमें एनर्जी ज्यादा रहती है वो अनस्टेबल है, और जिसमें एनर्जी कम रहती है वो सिस्टम है स्टेबल। समझ में आया? तो मतलब ये निकला कि अगर हमें न्यूक्लिएशन करनी है, न्यूक्लिएशन तभी होगी, न्यूक्लिएशन ये तब होगी, ये तब पॉसिबल है व्हेन
डेल्टा जी इज नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव मतलब चेंज इन फ्री एनर्जी जो है वो नेगेटिव, यानी फ्री एनर्जी डिक्रीज हो जाए, यानी इन यहाँ पे इंक्रीज हो रही तो अनस्टेबल, यहाँ पे डिक्रीज हो रही तो स्टेबल, तभी जाके ये बनेगा, तभी जाके न्यूक्लियस बनेगा। ठीक है, अब जो फ्री एनर्जी है न्यूक्लिएशन में, वो फ्री एनर्जी डिक्रीज कब होगी, इसके लिए हमारे पास में दो कंसेप्ट, तो यानी इसको हमें दो स्टेप्स में समझना है। फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी कि नहीं, या न्यूक्लियस बनेगा कि नहीं, तो इसको हम दो स्टेप्स में समझेंगे। देखो पहला स्टेप क्या है, हमारे पास में ये सॉल्यूशन है, क्लियर। सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए नमक है पानी में, तो नमक इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम वाटर, ये अलग है, ये पानी से अलग है, और पानी के पार्टिकल्स आपस में एक जैसे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग एक जैसी, मैं मतलब रफ लैंग्वेज में अगर कहूंगा तो उनका बिहेवियर एक जैसा है, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। बात समझ में आए ना, पसंद करते हैं वो एक दूसरे को। लेकिन नमक जो है वो दूसरा जीव है, दूसरी चीज है। जीव मतलब यहां पे जीव बोल दिया मैंने, हालांकि जीव नहीं, ये मतलब दूसरी चीज है, दूसरी स्पीशी है जिसको ये पसंद नहीं करते। अगर ये पार्टिकल्स आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए यहां पे ये एक पार्टिकल है, सराउंडिंग में वाटर है, राइट, यहां पे दूसरा पार्टिकल है, सराउंडिंग में वाटर है। अगर मैं ये दोनों पार्टिकल्स को मिला दूं तो ये दोनों पार्टिकल्स मिल जाएंगे, और यहां पे जो वाटर का डिस्कनेक्शन था ये आपस में कनेक्ट होके सब वाटर मिल जाएगा। यहां पे भी ये वाटर आपस में मिल जाएगी, यानी कनेक्टिविटी आ जाएगी इनमें, वाटर मॉलिक्यूल्स में, यानी ये आपस में एक दूसरे के साथ में अट्रैक्ट होंगी। तो मैं बोलूंगा यहां पे कोहिजन होगा। क्या होगा, कोहिजन। कोहिजन यानी आपस में वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, कोहिजन ज्यादा होगा, तो यहां से एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी, एनर्जी रिलीज, यानी ये आप जो ना, ये आप स्टेबल फील करना शुरू होंगे, क्योंकि ये आपस में मिल गए, पानी पानी मिल गया, पानी पानी यारानी है ना, दोस्त है ये आपस में, तो ये मिल जाएंगे, ये आपस में मिलके एनर्जी रिलीज करेंगे। एनर्जी क्यों रिलीज करेंगे, क्योंकि ये अब स्टेबल बनने जा रहे हैं, इनके पास में जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, फालतू की एनर्जी, वो ये रिलीज करेंगे। ठीक, तो अगर एनर्जी रिलीज करेंगे तो मैं बोलूंगा कि यहां पे जो फ्री एनर्जी है वो डिक्रीज होगी, एंड दैट फ्री एनर्जी इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्री एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, वॉल्यूम फ्री एनर्जी। अब ये वॉल्यूम फ्री एनर्जी जो है ये किसके बराबर रहती है, ये बराबर रहती है के टी डिवाइड बाई, मैं समझा दूंगा, और ये है, इसको क्या कहते हैं आप, ओमेगा है ना, शाबाश, लॉन सी बाय सी नॉट बोलूंगा मैं, और माइनस ये इसके बराबर रहता है, ये मैं समझा दूंगा ये क्या है। देखो के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये आपको मालूम है, टी इज टेम्परेचर, ठीक, सी ओ जो है ये है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, या मैं बोलूंगा सॉल्युबिलिटी बोलूंगा इसको, सॉल्युबिलिटी, ठीक। और ये जो सी है, ये वाला सी, इसको मैं बोलूंगा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, ठीक, यानी कितनी कंसंट्रेशन है। और ये वो कंसंट्रेशन है जो
इक्विलिब्रियम, यानी जिससे हमें पता, जो सॉल्युबिलिटी के लिए काफी है, यानी जिस कंसेंट्रेशन तक सोल्यूट जो है वो सॉल्युबल रहता है। और सी मीन्स कोई भी कंसेंट्रेशन, ये अपर लोअर कुछ भी रह सकता है, ठीक है। और ये है ओमेगा, जो ओम के लिए भी हम यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं एटॉमिक वॉल्यूम। क्या कहते हैं? एटॉमिक वॉल्यूम। समझ में आया यहां तक? ठीक है। अब देखो, अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखेंगे ना, तो ये जब बड़ा होगा, ये, और ये छोटा होगा, तब जाके डेल्टा वी जो है ये नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा जीवी जो है नेगेटिव हो जाएगा। यानी अगर कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन से ज्यादा हो गया, सॉल्युबिलिटी से ज्यादा हो गया, यानी सुपर सेचुरेशन हो गई, तब जाके ये इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, यानी ये जो डेल्टा जी है ये डिक्रीज हो जाएगा, यानी फ्री एनर्जी कम हो जाएगी, ये याद रखना, ठीक है। और जब हम ऐसा करते हैं, तो मैं इसको, ये जो है ना, ये वाला टर्म, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा जी वी इज इक्वल टू माइनस के टी डिवाइड बाई ओमेगा लॉन ऑफ 1 प्लस सिग्मा। हाँ, क्या हुआ? लॉन मीन्स नेचुरल लॉग, ठीक है। लॉन मीन्स नेचुरल लॉग, ठीक है यहां तक? चलो ठीक है। अब देखो, ये जो सिग्मा है ना, सिग्मा, इसका मतलब रहता है सुपर सेचुरेशन। सुपर सेचुरेशन, ये याद रखना, सुपर सेचुरेशन। और ये सुपर सेचुरेशन यानी सिग्मा जो है, ये बराबर रहता है सी माइनस सी नॉट डिवाइड बाई सी नॉट, इसके बराबर रहता है ये मैं पूरा समझा दूंगा आपको, आप टेंशन मत लो। अब सुपर सेचुरेशन अगर ज्यादा आ गया तो इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू जो है ये ज्यादा आ जाएगा। जितनी सुपर सेचुरेशन ज्यादा हो जाएगी, उतना यहाँ पे डेल्टा जीवी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, और उतना वहां पे न्यूक्लियस फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगा, ठीक। न्यूक्लियस फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगा। अब देखो, अगर सुपर सेचुरेशन नहीं है, मतलब सुपर सेचुरेशन नहीं होती, यानी सिग्मा जो है वो जीरो हो जाता है, तो उसका मतलब ये भी जीरो हो जाएगा, यानी तब सुपर सेचुरेशन नहीं होगी तो कोई न्यूक्लिएशन नहीं होगी, देयर विल बी नो न्यूक्लिएशन, ये याद रखना, ठीक है। तो यहां तक ये हो गया। और दूसरा, मैंने आपको बताया कि जब ये इससे बड़ा होगा, यानी सॉल्युबिलिटी से जब ये कंसंट्रेशन बड़ा होगा, यानी कंसंट्रेशन जब सॉल्युबिलिटी लिमिट के ऊपर जाएगा, तब जाके न्यूक्लिएशन होगा, तब जाके ये जो है नेगेटिव बन जाएगा, राइट, ये याद रखना। अब चलो, मैं मानता हूं एक न्यूक्लियस बनता है। अब न्यूक्लियस का कोई भी शेप रह सकता है, न्यूक्लियस जो है वो कोई भी शेप का रह सकता है, वो स्फेरिकल रह सकता है, वो क्यूब रह सकता है, वो टेट्राहेड्रल रह सकता है, वो मतलब हेक्सागोनल, कुछ भी रह सकता है। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि इस तरह का न्यूक्लियस बनना चाहिए। लेकिन सपोज समझने के लिए मैं इस न्यूक्लियस को स्फेरिकल मानता हूं। सपोज जो न्यूक्लियस है वो क्या है? स्फेरिकल, स्फेरिकल न्यूक्लियस, यानी इस तरह का न्यूक्लियस है। स्फेरिकल न्यूक्लियस का वॉल्यूम ये निकालना आसान है, इसका जो रेडियस है वो निकालना आसान है, और इसका जो सरफेस एरिया है वो निकालना आसान है।
बात मेरी समझ में आ रही है? शाबाश। अब देखो, ये जो न्यूक्लियस है, मैं बोल रहा हूं कि यहां पे वाटर आपस में मिल रहा है। जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स एक जगह जमा हो जाते हैं, एक साइड में हो जाते हैं, और वाटर के बीच में जो इंटरफेरेंस है वो कम हो जाती है। लेकिन जब पार्टिकल्स जमा हो जाएंगे, तो ये ऐसे पार्टिकल ग्रो हो रहा है ना, पार्टिकल्स जमा हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे वीक फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन हो जा रही हैं। लेकिन साथ साथ में इसकी सरफेस भी बढ़ रही है, पार्टिकल ग्रो हो रहा है, तो सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी। अब ये जो सरफेस एनर्जी जो है ना, सरफेस एनर्जी सिस्टम को अनस्टेबल कर देता है। यानी सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ रही है, वॉल्यूम फ्री एनर्जी घट रही है। वॉल्यूम फ्री एनर्जी जो है वो सिस्टम को स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहा है। लेकिन सरफेस फ्री एनर्जी सिस्टम को अनस्टेबल बना रहा है। समझ में ना, उसकी स्टेबिलिटी कम कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन, यहां पे किस किस के बीच में? जो हमारे पास में वॉल्यूम फ्री एनर्जी है उसके बीच में, और सरफेस फ्री एनर्जी के बीच में, या सरफेस एनर्जी और कोहिजन के बीच में कंपटीशन है। जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा। यानी अगर कोहिजन जीत गया, या मैं बोलूंगा वॉल्यूम फ्री एनर्जी जीत गई, तो न्यूक्लियस फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर सरफेस फ्री एनर्जी जीत गई, तो उसमें न्यूक्लिएशन नहीं होगा। समझ में आया ना? ये न्यूक्लिएशन नहीं होगा। अब देखो, मैंने आपसे कहा कि अगर ये ऐसे स्फेरिकल पार्टिकल है, स्फेरिकल पार्टिकल, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, वो होगा 4/3 πr³ ये होगा ना? शाबाश। तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि वॉल्यूम फ्री एनर्जी जो है, वॉल्यूम फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी, और वॉल्यूम एनर्जी बोलूंगा मैं इसको, मैं बोलूंगा वॉल्यूम एनर्जी या वॉल्यूम फ्री एनर्जी। इसको मैं दिखाऊंगा डेल्टा जी वी से। इसको मैं लिख सकता हूं π/3 πr³। ठीक है, या इसको मैं सपोज नया सिंबल देता हूं, ये है म्यू वी, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। और यहां पे ये कहलाएगा डेल्टा जीवी। डेल्टा जीवी क्या है? डेल्टा जीवी है वॉल्यूम फ्री एनर्जी। और अगर हमें वॉल्यूम एनर्जी निकालनी है, वॉल्यूम एनर्जी, तो मैं इसको दिखाऊंगा डेल्टा म्यू वी से, और मल्टीपल करूंगा इसको, वॉल्यूम फ्री एनर्जी को मल्टीपल करूंगा 4/3 πr³ से, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से, तो मुझे ये मिल जाएगी एनर्जी। ठीक, ये एक एनर्जी है। अब दूसरी एनर्जी मैं बताता हूं आपको, जो सरफेस एनर्जी है, सरफेस एनर्जी यानी जो इसके कंपटीशन में है, वो एनर्जी। सरफेस एनर्जी, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं हम? सरफेस एरिया ऑफ जो स्फीयर रहता है, सरफेस एरिया, वो बराबर रहता है 4 πr², है ना? तो मैं फिर सरफेस एनर्जी को ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा म्यू एस इज इक्वल टू 4 πr², और यहां पे लिख सकता हूं डेल्टा जी एस बी, या मैं इसको लिख सकता हूं इसके बदले में गामा। गामा क्या है? गामा है सरफेस फ्री एनर्जी। राइट, शाबाश। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं फिर, डेल्टा म्यू एस इज इक्वल टू 4 πr² गामा, है ना? सॉरी, गामा। यह आ गई सरफेस फ्री एनर्जी। अब जो टोटल फ्री एनर्जी है, टोटल फ्री एनर्जी, वो हम देखेंगे किसके बराबर होगी। टोटल फ्री एनर्जी यानी सिस्टम,
पूरा जो सोल्यूशन है, पूरा जो सिस्टम है, उसमें जो फ्री एनर्जी चेंज आती है वो कितनी होगी, वो हम देखेंगे। तो ये इसको मैं इस चीज को ना, इसको मैं ग्राफिकली दिखाऊंगा ताकि बात समझ में आ जाए, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लीजिए मैं एक ग्राफ लेता हूं, मैं लेता हूं ग्राफ इस तरह, ये है फ्री एनर्जी वाला ग्राफ, फ्री एनर्जी वाली एक्सिस सॉरी, और यहां पे लेता हूं मैं रेडियस, रेडियस ऑफ क्या, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। ये स्फीयर क्या है, ये स्फीयर है न्यूक्लियस जो फॉर्म हो रहा है, ठीक। तो इन दोनों के बीच में मैं ग्राफ ले रहा हूं। देखो ये वाला जो है ना, ये वाला पॉजिटिव साइड है फ्री एनर्जी का, ये वाला नेगेटिव साइड है, और ये जो है ये रेडियस है, ये याद रखना है, रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियस। हम देखेंगे जितना न्यूक्लियस बढ़ेगा, सरफेस बढ़ रही है ना, सरफेस एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन न्यूक्लियस बढ़ने के साथ साथ में जो वाटर के अंदर कोहेसिव फोर्सेस, सॉल्वेंट के अंदर जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो भी बढ़ेंगे, क्योंकि बीच में जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कम हो रहे हैं, राइट। अब देखो, अगर मैं सरफेस फ्री एनर्जी लेता हूं, सरफेस फ्री एनर्जी धीरे 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 बढ़ रहा है ना, इंक्रीज होता है, इन्हें पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जाता है। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम फ्री एनर्जी ले लूं, तो वॉल्यूम फ्री एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होता है, नेगेटिव की तरफ जाता है। अभी तक तो हमने यही पढ़ा है ना, यानी जो डिक्रीज होता है वो रहता है वॉल्यूम फ्री एनर्जी। मैं इसको बोलूंगा कि ये है 4/3 पाई और क्यूब डेल्टा GV, वॉल्यूम फ्री एनर्जी डिक्रीज होता है। और इंक्रीज क्या होता है, इंक्रीज होता है 4 पाई स्क्वायर और गामा, सरफेस फ्री एनर्जी, है ना, क्लियर। तो यहां तक जो ना, यहां तक इनका कंपटीशन है। मैं बोलूंगा ऐसा, रेडियस के साथ साथ में पहले एनर्जी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, क्योंकि सरफेस ग्रो हो रही है। सरफेस ग्रो होने के बाद में इस पॉइंट पे जब पहुंचती है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के पे पहुंचने के बाद में ये यहाँ पे कोहेसिव फोर्सेस इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, या मैं बोलूंगा वॉल्यूम फ्री एनर्जी जो है वो इतनी कम हो जाती है कि ये एनर्जी एब्रप्ट, यहाँ पे एब्रप्टली डिक्रीज हो जाती है। या मैं बोलूंगा ये पहले ग्राफ ऐसे जाता है एनर्जी का, बाद में ये एकदम ऐसे आ जाता है। यानी जितना रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ने के साथ साथ में क्या होगा, यहां पे पहले जो सरफेस फ्री एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, यानी वो इससे ज्यादा हो जाएगी। मैं बोलूंगा ओवरऑल एनर्जी जो है वो पहले बढ़ जाएगी, ओवरऑल एनर्जी, यानी ये मैं बोलूंगा डेल्टा G ओवरऑल, ओवरऑल वो पहले बढ़ेगा, डेल्टा G पहले बढ़ेगा, उसके बाद में अचानक घट जाएगा। अब देखो ये रेडियस के साथ साथ में ये जो बढ़ना घटना है, ये हमें कुछ चीजें बता देता है। एक तो ये कि ये पॉइंट, जो ये पॉइंट जहां पे ये मैक्सिमम हो जाती है एनर्जी, और जिसके बाद में ये एब्रप्टली डिक्रीज हो जाती है फ्री एनर्जी, इसको मैं बोलूंगा और स्टार। और स्टार का मतलब ये है क्रिटिकल रेडियस, क्रिटिकल रेडियस, ये याद रखना, क्रिटिकल रेडियस। क्रिटिकल रेडियस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां से यहां तक जो सिस्टम है, या मैं ऐसे बताऊंगा, यहां से यहां तक कोई गारंटी नहीं है कि ये पार्टिकल इधर जाएगा, यानी बनेगा, कि वापस जाएगा। यानी यहां से यहां तक पार्टिकल ग्रो भी हो सकता है इसके बाद, या इसके बाद में वापस डिसॉल्व भी हो सकता है, ये याद रखना। क्योंकि अभी फ्री एनर्जी बढ़ ही रही है, लेकिन जब फ्री एनर्जी घटना शुरू हो जाएगी, उसके बाद में यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये ग्रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रो। इससे पहले कोई गारंटी नहीं है कि ये बनेगा कि वापस सॉल्यूशन में जाएगा।
तो इसका मतलब ये जो यहां से यहां तक जो रेडियस है, इसको मैं बोलूंगा एम्ब्रियो। क्या बोलूंगा? एम्ब्रियो। क्योंकि अभी ग्रो ही हो रहा है, यहां से यहां तक जो पार्टिकल है, जो न्यूक्लियस है, वो अभी ग्रो ही हो रहा है। जब वो ग्रो पूरा हो जाएगा, उसके बाद में जब ये रेडियस, ये क्रिटिकल रेडियस से अटेन करेगा, इसके बाद में ही ये ग्रो होना शुरू हो जाएगा, यानी इसके बाद में ही न्यूक्लियस बनेगा। ये याद रखना, इसके बाद में ही न्यूक्लियस बनेगा। तो इसका मतलब न्यूक्लियस बनने के लिए और उसके बाद में ग्रो होने के लिए कम से कम ये रेडियस, यानी इतना रेडियस आना चाहिए न्यूक्लियस के पास में या पार्टिकल के पास में। बात समझ में आ गई मेरी? शाबाश। तो इस रेडियस को क्या कहूंगा मैं? ये क्रिटिकल रेडियस। तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि न्यूक्लियस क्यों बनता है और कब बनता है। न्यूक्लियस को बनाने के पीछे जो असल राज है ना, वो ये है, ये डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। और ये फ्री एनर्जी डिक्रीज कब होगी? जब हमारे पास में वॉल्यूम फ्री एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाए, क्योंकि वॉल्यूम फ्री एनर्जी नेगेटिव है, यानी डिक्रीज होता है, और सरफेस फ्री एनर्जी इंक्रीज होता है। तो मैं ये कहूंगा कि टोटल फ्री एनर्जी जो है वो बराबर आएगा नेगेटिव सरफेस, सॉरी, वॉल्यूम फ्री एनर्जी, ठीक है, वॉल्यूम फ्री एनर्जी, और पॉजिटिव सरफेस फ्री एनर्जी, राइट। तो दो फ्री एनर्जीज है, एक है वॉल्यूम फ्री एनर्जी और सरफेस फ्री एनर्जी, लेकिन वॉल्यूम वाली नेगेटिव और सरफेस वाली पॉजिटिव है। अगर ये ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस बनेगा, अगर ये ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस नहीं बनेगा। तो यहां पे जो न्यूक्लियस बनने का जो राज है वो इसमें है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस डिक्रीज इन सरफेस फ्री एनर्जी। समझ में आया? यहां तक क्लियर है? पक्का? हाँ हाँ, लिखो, कोई बात नहीं। बोर तो नहीं हो रहा है? हम्म। अच्छा, चलो। अब लास्ट में मैं इसी पे समझा देता हूं। अब हमारे पास में ये जगह है, क्योंकि यहाँ पेज भी खत्म हो गया, मुझे नया पेज लेना पड़ेगा। अब देखो, न्यूक्लियस का ग्रो होना जो है ना, ये इस पे डिपेंड करता है, थर्मोडायनेमिक्स पे। सो न्यूक्लियस फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियस, इट इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। ये इसकी थर्मोडायनेमिक्स पे डिपेंड करता है कि एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। अब मैं लेता हूं सोल्यूशन। यहाँ पे न्यूक्लियस जो है, ये सोल्यूशन में पार्टिकल्स मिलके एक न्यूक्लियस बनाते हैं, इसको मैं बोलूंगा न्यूक्लिएशन। न्यूक्लिएशन के बाद में अगर न्यूक्लियस के ऊपर फर्दर पार्टिकल्स चिपक रहे हैं तो मैं इसको बोलूंगा न्यूक्लियस ग्रोथ। समझ में आया ना? और ये मैंने पहले भी बताया कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, इसके ऊपर आपका जो सब्सटेंस है, इसके ऊपर जो ग्रोथ होगी, वो ग्रोथ एमॉर्फस भी हो सकती है और वो ग्रोथ क्रिस्टलाइन भी हो सकती है। वो कंडीशंस पे डिपेंड डिपेंड करता है। और एक कंडीशन मैंने आपको बता दिया, एक कंडीशन मैंने बताया टाइम, और दूसरा जो कंडीशन है वो पार्टिकल साइज भी है। तो पता ये चला कि हम एमॉर्फस भी बना सकते हैं और क्रिस्टलाइन सब्सटेंस भी बना सकते हैं। अब और एक चीज, अगर सपोज क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बन गई, यहां पे दिखाऊंगा मैं। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस मेरे पास में इस तरह का हो सकता है। ये एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, इसमें सभी के सभी पार्टिकल्स एक ही अरेंजमेंट में, एक ही अलाइनमेंट में है ना। तो मैं इसको बोलूंगा लॉन्ग रे पीरियड टी या लॉन्ग रेंज पीरियड टी बोलूंगा मैं इसको।
इसमें लॉन्ग रेंज पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिसिटी, यानी इसमें अलाइनमेंट लॉन्ग रेंज है। ये एक सिंगल क्रिस्टल है, सिंगल क्रिस्टल यानी पूरे का पूरा सब्सटेंस में एक ही अलाइनमेंट होगा। दूसरा जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है उसमें क्रिस्टल्स ऐसे बन सकते हैं, मान लीजिए यहां पे एक क्रिस्टल बन गया ऐसा, राइट, ये एक क्रिस्टल बन गया। इसको मैं थोड़ा सा और नीचे बनाता हूं। ये एक क्रिस्टल बन गया और दूसरा क्रिस्टल जो है यहां पे बन रहा है, और तीसरा क्रिस्टल जो है यहां पे बन रहा है तो ये सब्सटेंस एक ही, लेकिन इसमें जो क्रिस्टल्स बन रहे हैं ये अलग अलग बन रहे हैं और अलग अलग अलाइनमेंट में बन रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में बन रहे हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट रेंज अलाइनमेंट है, शॉर्ट रेंज पीरियडिसिटी, या मैं बोलूंगा यहाँ पे लोकल पीरियडिसिटी है, लोकल पीरियडिसिटी। ये ग्रो तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे लोकल पीरियडिसिटी आ रही है, यहाँ पे पूरा क्रिस्टल जो है एक ही अलाइनमेंट में नहीं आ रहा, ठीक। यहाँ पे शॉर्ट रेंज पीरियडिसिटी है, और शॉर्ट रेंज पीरियडिसिटी में ये जो छोटे छोटे सब्सटेंसेस बनते हैं उनको मैं बोल सकता हूँ क्रिस्टलाइट्स, है ना, क्रिस्टलाइट्स बनते हैं यहाँ पे सिंगल क्रिस्टल, यहाँ पे पॉलीक्रिस्टलाइन बन गया ये। अब इनमें इन क्रिस्टल्स में यहां से यहां तक जो क्रिस्टल, यहां से यहां तक अरेंजमेंट, उसके बाद में दूसरा अरेंजमेंट शुरू हो जाता है, और बीच में ये जो स्पेस है, इन्हें दो डिफरेंट अरेंजमेंट्स के बीच में स्पेस, इसको मैं कहता हूं ग्रेन बाउंड्री। क्या कहता हूं? ग्रेन बाउंड्री। ये स्पेस नहीं, मतलब मान लीजिए यहां से यहां तक अलग अरेंजमेंट है, यहां से यहां इसके बाद में अलग अरेंजमेंट है, तो इनके बीच में जो ना एक फर्क आ गया, यहां पे अरेंजमेंट इस तरह है, ठीक, अब यहां पे अरेंजमेंट इस तरह है। अब इन दोनों के बीच में तो बाउंड्री बन गई ना, इसका अलाइनमेंट अलग, इसका अलाइनमेंट अलग, तो इसको मैं बोलूंगा ये अलग ग्रेन है, ये अलग ग्रेन है, ये अलग क्रिस्टल है, अलग क्रिस्टल, एक ही सब्सटेंस की, ये अलग अरेंजमेंट है, अलग ग्रेन। सो डिफरेंट अरेंजमेंट्स मींस डिफरेंट ग्रेन्स, और इनके बीच में ये जो फर्क आ जाता है इसको मैं बोलता हूं ये है ग्रेन बाउंड्री, यानी जो एक ग्रेन को दूसरे ग्रेन से अलग करता है, एक क्रिस्टल को दूसरे क्रिस्टल से अलग करता है, इट इज कॉल्ड ग्रेन बाउंड्री। तो अब आपने देखा कि क्रिस्टल का न्यूक्लियस कैसे बनता है, न्यूक्लियस बनता कैसे और क्यों बनता है, और उसके बाद में वो ग्रो कैसे होता है। अब इसमें जो थर्मोडायनेमिक्स है वो है न्यूक्लियस फॉर्मेशन पे, लेकिन यहां से यहां जो पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो ग्रोथ के दौरान हो या न्यूक्लियस फॉर्मेशन के दौरान, उसको कहते हैं हम डिफ्यूजन, एंड डिफ्यूजन जो है वो काइनेटिक फैक्टर है, वो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर नहीं है। क्लियर? दैट इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड, या दैट कंट्रोल्स द काइनेटिक्स ऑफ न्यूक्लियस फॉर्मेशन, राइट। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये था आज का पहला लेक्चर। तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूं, और ब्रेक के बाद में फिर मिलेंगे, और आपको मिलता है 5 मिनट का ब्रेक, ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बॉल मिलिंग, यानी प्रिपरेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स बाय बॉल मिलिंग। नैनो मटेरियल्स को हम बॉल मिलिंग से बनाएंगे, और वो कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं, और ये बॉल मिलिंग है क्या वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊं आपको, बॉल मिलिंग जो है ये मैकेनिकल मेथड है। जैसे आप लोगों ने फ्लोर मिल नाम सुना होगा, फ्लोर मिल। फ्लोर मिल मीन्स जहां पे आप आटा पीसते हैं ना, चिक्की जिसको आप कहते हैं, जहां पे आप आटा पीसते हैं उसे चिक्की भी कहते हैं, या आप उसको फ्लोर मिल भी कहते हैं। और नैनो मटेरियल्स भी हम पीस के बना सकते हैं,
लेकिन उसके लिए जो मिल लगती है, उसके लिए जो मशीन लगती है, उसे हम कहते हैं बॉल मिल। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि ये जो बॉल मिलिंग है, ये है एक्चुअल में मैकेनिकल मेथड। क्या है ये? मैकेनिकल, मैकेनिकल मेथड। इसमें हम ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंड करते हैं। क्या ग्राइंड करते हैं? हम बड़े पार्टिकल को स्मॉल पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे लार्ज पार्टिकल है और इसको स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, स्मॉल पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोलूंगा कि ये बॉल मिलिंग जो है मैकेनिकल मेथड है, यानी यहाँ पे ग्राइंडिंग करते हैं हम एक तरह की। लेकिन यहाँ पे जो बॉल मिलिंग लगती है नैनो मटेरियल्स में, नैनो मटेरियल्स, नैनो मटेरियल बनाने के लिए, वो लगती है हाई एनर्जी बॉल मिल, हाई एनर्जी बॉल मिलिंग, बॉल, जिन्हें बॉल मिलिंग ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो हाई एनर्जी वाली। और इसके लिए एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसको हम बॉल मिल ही कहते हैं, हाई एनर्जी बॉल मिल। ठीक, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये हाई एनर्जी बॉल मिल जो ये, इसमें होता क्या है ऐसा कि जिसकी वजह से नैनो पार्टिकल्स बन जाते हैं। देखो होता क्या है, इसमें रहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें कंपोनेंट है वो है हेवी बॉल, हेवी मेटल बॉल्स बोलूंगा मैं, हेवी मेटल बॉल्स। अब ये हेवी मेटल बॉल्स या तो स्टील के रहते हैं, स्टील, या फिर टंगस्टन की। ठीक है, हेवी बॉल्स रहते हैं। और होता क्या है, सपोज ये एक बॉल है, हेवी बॉल है, और यहाँ पे दूसरा हेवी बॉल है। ठीक, ये आपस में टकराते हैं, यानी इनको आपस में हम टकराते हैं और जोर से टकराते हैं। और इसके बीच में हम डालते हैं फीड या मील बोलूंगा मैं इसको, मील, यानी यहाँ पे डालते हैं हम पार्टिकल्स, सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का हमें ग्राइंडिंग करना हो, जिसको हमें नैनो मटेरियल्स में कन्वर्ट करना हो। ठीक, इसको बोलूंगा मैं मील, यानी इसका खाना, इसकी गजा, वो मैं डाल दूंगा। ठीक, तो ये जब बॉल्स आपस में टकराती है ना, तो टकराने से क्या होता है, टकराने से ये पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स हैं, इनको ब्रेक करते जाते हैं, ब्रेक करते जाते हैं। ठीक, लेकिन इन बॉल मिल्स को, ये जो बॉल मिल्स हैं, इनको हम एक ही तरीके का नहीं देखते हैं, मतलब, या ये मैं बोलूंगा कि एक ही तरीके से नहीं पीसते हैं इस मटेरियल को। हमारे पास में डिफरेंट बॉल मिल्स रहते हैं और डिफरेंट तरीके उनमें इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंट इम्पैक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंट तरह से ये एनर्जी अप्लाई करते हैं या ब्रेक करते हैं पार्टिकल्स को। ये जो तरीका मैंने बताया कि ऊपर नीचे, यानी यहाँ की बॉल ऊपर जाती है, ऊपर की बॉल नीचे, यानी बीच में टकराते हैं, इसको मैं बोलूंगा हेड ऑन इम्पैक्ट। क्या बोलूंगा? हेड ऑन इम्पैक्ट। ये भी एक तरीका है, इससे भी बॉल्स जो है इस मटेरियल को ब्रेक कर सकती है और खूब, मतलब कूट के ब्रेक कर सकते, कूटना बोलूंगा मैं इसको। दूसरा तरीका है, दो बॉल्स हैं और इन दो बॉल्स के बीच में स्पेस कम है, एक बॉल ऐसे घूमती है, ऐसे चलती है, तो दूसरी बॉल बिल्कुल इस डायरेक्शन में चलती है, यानी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन। यहां पे जब मटेरियल इनके बीच में डलेगा, मान लीजिए ये है, एक बॉल ऐसे जाती है, दूसरे ऐसे, ये पीसते हैं। ठीक है, जिस तरह हम खलबत्ता यूज करते हैं, खलबत्ते में कोई चीज पीसते हैं, वो, उसको मैं बोलूंगा ये है ओब्लिक इम्पैक्ट, ओब्लिक इम्पैक्ट। ये दूसरा तरीका है। इस तरह से भी ये
नैनो मटेरियल्स बना सकते हैं हम। और एक तरीका है हमारे पास में, मान लीजिए मेरे पास में एक बॉल है ये सेंटर में, और ये ऐसे घूम रहा है इस डायरेक्शन में, और इस सेंटर वाले बॉल के इर्द गिर्द और भी बॉल्स हैं, छोटे छोटे बॉल्स। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये छोटे बॉल्स इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ये सेंट्रल बॉल की अपोजिट डायरेक्शन में घूमते घूमते तो सभी बॉल है, ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहे हैं, सभी बॉल घूम रहे हैं। जैसे टायर रहता है ना, टायर, टायर के अंदर जो बियरिंग्स रहती है, उस तरह का मान लो ये, अब बियरिंग का सेंटर वाला पार्ट जो है ये ऐसे घूम रहा है मान लो, और इसके अंदर इसके इसमें जो बॉल्स है, बॉल बॉल बियरिंग्स, वो ऐसे उल्टा घूमती है, यानी उल्टी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इनका डायरेक्शन अलग है, इनका डायरेक्शन अलग है, यानी ऐसे घूम रही है, जबकि ये वाला ऐसे घूम रहा है। यहाँ पे कैसा, यहाँ पे मैकेनिकल ग्राइंडिंग होगी, लेकिन मल्टीपल टाइम्स, यानी यहाँ पे ये जो छोड़ेगा वो ये पकड़ेगा, ये जो छोड़ेगा ये पकड़ेगा। मान लीजिए यहाँ से हमने मटेरियल डाल दिया, ये पार्टिकल्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स, पहले इनको ये पीसेगा, फिर ये भी पीसेगा, फिर ये भी पीसेगा, ये भी पीसेगा, ये भी, और जाते जाते यहाँ पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे फाइन पाउडर हमको मिल जाएगा, नैनो पार्टिकल्स। ये भी एक इम्पैक्ट है, उसको क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा मैनी बॉल इम्पैक्ट या मल्टी बॉल इम्पैक्ट, मल्टी बॉल इम्पैक्ट। यानी यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जो ये ग्राइंडिंग होती है और मल्टीपल बॉल्स हैं वो ग्राइंड करती है इसको। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। अब हमारे पास में जो मिल रहती है, मिल में सिर्फ ये रोटेशन इस तरह नहीं होते, बल्कि शेकिंग भी साथ साथ में होती है। और जो कंटेनर है वो कंटिन्यूअसली शेक होता है, या मिल बोलूंगा मैं, कंटिन्यूअसली शेक होता है। ठीक है, और वो भी मोशन में रहता है। मान लीजिए हमारे पास में ये एक टम्बलर है, या मैं बोलूंगा एक गिलास है, या मैं बोलूंगा एक कंटेनर है, इस तरह ये कंटेनर है, राइट। कंटेनर में बॉल्स हैं, ये बॉल्स हैं, और ये बॉल्स किसके लिए है, ये नैनो मटेरियल बनाने के लिए, ये मटेरियल को कूटने के लिए, ये मटेरियल को कूट रहे हैं, बहुत सारी बॉल्स एक साथ। ये जो कंटेनर है इसको हम ऐसे भी वाइब्रेट करा सकते हैं, ऊपर नीचे, तो इस तरह का इम्पैक्ट आएगा इसमें, यानी हेड ऑन, सॉरी, हेड ऑन इम्पैक्ट, यानी ये टकराएंगे बॉल्स आपस में। तो ये जो मिल है जिसमें इस तरह का कंटेनर रहता है, यानी जो इस तरह के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, उसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मिल। क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मिल। ये हो गया एक तरह का मिल। और दूसरे तरह का मिल हमारे पास में रहता है, उसमें भी कंटेनर रहता है। मान लीजिए उसमें एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर बॉल्स हैं, राइट, और इसमें हमने मटेरियल डाल दिया है। ये भी फास्ट हाई एनर्जी स्पीड से शेक करेगा, लेकिन ये शेक नहीं बल्कि ऐसे रोटेट करते जाता है, इन्हें ऊपर नीचे ऐसे रोटेट करते जाता है, ये इस तरह रोटेट। तो होता क्या है, ये बॉल जो है फास्ट टकराती है आपस में, क्योंकि रोटेशन से इधर उधर हो जाती है और टकराती रहती है आपस में। इनके अंदर जो ये मटेरियल है ये कुट जाता है और फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलूंगा मैं टम्बलर, टम्बलर मिल। मेरी हैंड राइटिंग गंदी है तो इतना समझ लेना। और एक तरह का मिल है हमारे पास में, ये मान ले, ये है कंटेनर, यानी जिसमें हम ये पाउडर बनाते हैं। इस कंटेनर में बॉल्स रहती हैं, राइट, इसमें हम पाउडर डालते हैं। मान लीजिए हमने पाउडर डाल दिया इसमें, पाउडर, ये पाउडर बताऊंगा मैं कितना, कौन सा पाउडर डालते हैं और कितना मतलब मोटा रहता है पाउडर।
चलो बता ही देते हैं। ये रहता है 50 माइक्रोमीटर, इस लेवल का रहता है ये, यानी इतने साइज का पाउडर रहता है ये 50 माइक्रोमीटर, यानी बड़े बड़े पार्टिकल्स। इन बड़े बड़े पार्टिकल्स को हम ग्राइंड करके 3 to 25 नैनोमीटर लेवल में लेके आते हैं, यानी इतना फाइन ग्राइंड करता है इसको ये। अब ये जो तीसरा मैंने मिल बताया, इसमें भी ये पाउडर डाल दिया हमने, सपोज 50 माइक्रोमीटर का डाल दिया हमने, क्या बोलते इसको, पाउडर। बाद में ये जो मिल है ना, ये रोटेट करता है, ये नहीं ऐसे रोटेट करता है, ऐसे इन इधर उधर ऐसे। मान लीजिए एक रोटेशन ये है, ये या मैं इस पे बताऊंगा। एक रोटेशन ये है, इस तरह का रोटेशन, दूसरा रोटेशन है ये, इन्हें हॉरिजेंटल और वर्टिकल रोटेशन। तो ये वर्टिकली ऐसे रोटेट करता है, राइट। लेकिन फास्ट रोटेशन, उससे भी यहाँ पे जो मटेरियल है वो कुड़ जाता है और फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो टेक्निक है ये कहाँ कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए इस टेक्निक से क्या क्या बनाते हैं हम। देखो सबसे पहले मैं बताऊंगा, जो एलॉयज रहते हैं ना, एलॉयज और कंपोजिट्स, वो अगर हमें फाइन बनाने हैं यानी नैनो लेवल के बनाने हैं, तो हम वहां पे बॉल मिल का इस्तेमाल करते हैं। यानी एलॉयज में, एलॉयज एंड कंपोजिट्स, इनमें हम इस्तेमाल करते हैं बॉल मिल का, ठीक। क्योंकि एलॉयज जो है, एलॉयज डिफरेंट मेटल्स के बने रहते हैं, कंपोजिट्स भी डिफरेंट मटेरियल्स के बने रहते हैं, यानी ये हेट्रोजीनियस रहती है। अब एलॉयज में कभी कभी कैसा रहता है कि दो मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा अलग अलग रहता है। उस तरह से उनको आपस में फ्यूज करना, मतलब एक साथ, यानी एक साथ मेल्ट करना, वो मुश्किल हो जाता है, और इनको ब्लेंड करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, या मैं बॉल मिलिंग का इस्तेमाल करूंगा, तो मैं इनको इजीली आपस में ब्लेंड कर सकता हूं, फाइन पाउडर बना के, राइट। समझ में आया। इसी तरह से कंपोजिट्स को भी हम फाइन पाउडर बना के एक दूसरे में ब्लेंड कर सकते, ब्लेंड मतलब मिला सकते हैं। और ये जो चीजें, ये आम टेक्निक से हमें नहीं मिलती, राइट, ये हमें आम टेक्निक से नहीं मिलती। इस तरह हमारे पास में जो इंटरमेटेलिक्स और सिरामिक्स है, सिरामिक पाउडर जो रहते हैं, सिरामिक्स, सिरामिक्स जैसे मिट्टी के बर्तन जिससे बनाते हैं ना, उसको भी सिरामिक कहते हैं। अब सिरामिक्स जितनी फाइन हो, उतना उनकी डक्टाइलिटी वगैरह बढ़ जाती है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उतना वो अच्छे रहते हैं, मजबूत रहते हैं, ठीक। तो बॉल मिलिंग से हम डिफरेंट मटेरियल्स को एक साथ कूट के सिरामिक यानी नैनो सिरामिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। या अगर हमें मेटल और सिरामिक का बनाना हो मिक्सचर, सिरामिक्स, इनका कॉम्बिनेशन बनाना हो, तब भी हम, यानी इनका कंपोजिट बनाना हो, कंपोजिट बोलूंगा मैं, कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब रहता है जिसमें एक चीज, एक पार्ट नैनो, या दोनों पार्ट्स जो है या सभी पार्ट्स नैनो हो, और ये डिफरेंट सब्सटेंस का बना हो, उसको बोलते हैं कंपोजिट। जैसे मेटल और सिरामिक, अगर इसमें से मेटल नैनो लेवल का है और सिरामिक नैनो का नहीं, या सिरामिक और मेटल दोनों नैनो साइज के हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि ये कंपोजिट है। समझ में आया। तो मैं एक बॉल मिलिंग टेक्निक आपको दिखाता हूं, और जिसमें हमने आयरन जो है, आयरन, आयरन को बड़े पार्टिकल से हम छोटे नैनो कंपोजिट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये टेक्निक में आपको, इसका मैं एक डायग्राम भी बना देता हूं आपके लिए, या मैं बताऊंगा फ्लो चार्ट बताऊंगा मैं। देखो आयरन जो रहता है ना, आयरन Fe, ये हम क्यूबिक आयरन लेते हैं, क्यूबिक आयरन, क्यूबिक आयरन, यानी जो BCC है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक रहता है। अगर मैं
इसका 1 to 10 माइक्रोमीटर पाउडर ले लूं, ठीक, यानी मोटे दाने ले लूं इसके। उसके बाद में इसको मैं बॉल मिलिंग करूं, बॉल मिलिंग कर सकता हूं मैं, हाई एनर्जी बॉल मिलिंग फॉर 30 आवर्स। ये उसको इसको टाइम भी लगता है क्योंकि आपको फाइन पाउडर बनाना है, तो 30 घंटे लगते हैं। और ये हम कहाँ पे करते हैं, ये हम करते हैं एर्गोन, या मैं ऐसा लिखूंगा, एर्गोन फ्लश्ड ग्लो बॉक्स। ये ग्लो बॉक्स समझाता हूं मैं क्या होता है। ग्लो बॉक्स एक बंद बॉक्स रहता है, वो कांच का रहता है, जिसमें मतलब हाथ डालने के लिए दो रबर के ट्यूब रहते हैं। और इस ग्लो बॉक्स को हम इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। यानी हमें सपोज कोई रिएक्शन करनी है इनर्ट एटमॉस्फेयर में, तो हम ग्लो बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जिसमें एयर ना जाए, जिसमें एयर एंटर ना हो, उसको हम कहते हैं ग्लो बॉक्स। ये लैब्स में यूज होता है। और कितना रोटेट करते हैं, कितना इसमें एनर्जी लगती है, ये 1800 रोटेशंस पर मिनट करता है ये बॉल मिल। हमने 30 घंटों के लिए रख दिया और कूटना शुरू कर दिया, ये अब कूट रहा है। लेकिन याद रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जो बॉल टू पाउडर वेट रेशो रहता है, बॉल टू पाउडर वेट रेशो, वो रहता है 10:1। यानी अगर बॉल्स जो है वो मतलब 10 किलो के हैं या 10 ग्राम के हैं, तो हम 1 ही ग्राम इसमें आयरन डाल सकते हैं। ये याद रखना। ये कूटने के बाद में आपको मिलेगा ब्लैक पाउडर। क्या मिलेगा? ब्लैक पाउडर, जो बिल्कुल फाइन रहता है। वो एक्चुअल में आयरन का पाउडर रहता है, इसलिए आयरन जो है छोटे पार्टिकल जब बनाता है तो ब्लैक कलर के का पाउडर बन जाता है। उसके बाद में इस ब्लैक कलर पाउडर को हम डालते हैं आइसोप्रोपेनॉल में। किस में डालते हैं? आइसोप्रोपेनॉल। आइसोप्रोपेनॉल के बाद में डालने के बाद में इसको करते हैं अल्ट्रासोनिकेशन। अल्ट्रासोनिकेशन, इससे ये होमोजेनाइज हो जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो जाती है। अल्ट्रासोनिकेशन, अल्ट्रासोनिकेशन के बाद में मान लीजिए हमारे पास में ये आयरन पार्टिकल्स हैं जो आइसोप्रोपेनॉल में फैले हुए हैं। अगर हम यहाँ पे इसमें मैग्नेट लगा देंगे, क्या लगा देंगे? मैग्नेट, तो बोलो क्या होगा? अभी आयरन पार्टिकल्स है ना, ये पूरे के पूरे पार्टिकल्स यहाँ पे चिपकना शुरू हो जाते हैं। ठीक, अब आयरन, ये जो है ना आइसोप्रोपेनॉल, ये फेंक दो, आपको पूरे का पूरा आयरन जो है यहाँ पे जमा मिलेगा, जो मैग्नेट के साथ में चिपका हुआ। मैग्नेट बाहर से लगाते, ठीक है। तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन। मैं बोलूंगा इसको मैग्नेटिक मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन से जो आपको ये मटेरियल मिल गया, दीज आर नैनो पार्टिकल्स। किसके नैनो पार्टिकल्स? आयरन के नैनो पार्टिकल्स। बात समझ में आ गई? सो दीज आर आयरन नैनो पार्टिकल्स, जो हमने कैसे बनाए? बॉल मिलिंग से। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये था प्रिपरेशन ऑफ आयरन नैनो पार्टिकल्स बाय बॉल मिलिंग, या मैं बोलूंगा उसको बॉल मिलिंग मेथड। तो अभी जो है ना यहाँ पे मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, यानी मैग्नेट यूज करके हम सेपरेट कर सकते हैं इसको। मान लीजिए आपके पास में आयरन के टुकड़े कहीं पे पड़े हुए हैं, आयरन के पार्टिकल्स, वो मान लीजिए पानी में है, और आप उनको अलग करना चाहते हैं, तो आप अगर मैग्नेट डाल देंगे उसमें, तो उसमें क्या क्या चिपकेगा? मैग्नेट के ऊपर क्या क्या चिपकेगा? उसमें सिर्फ आयरन पार्टिकल्स चिपकेंगे। हाँ, आयरन है ना।
हाँ, लोहा चिपकेगा तो, और वो पानी से सेपरेट आउट हो जाएगा। अगर उसमें रेत भी होगी तो रेत जो है वो मैग्नेटिक के साथ में नहीं चिपकता, वहां पे चिपकेगा तो सिर्फ आयरन चिपकेगा। ठीक है, तो उस तरह से हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्लियर? हाँ हाँ हाँ। किसका? किसका? हाँ, पहला बताया मैंने, वाइब्रेटरी, वाइब्रेटरी मिल, टम्बलर मिल। अच्छा, लास्ट वाला जो है ना, एक मिनट एक मिनट, लास्ट वाले को मैं कहता हूँ प्लानिटरी मिल। जिस तरह प्लैनेट्स घूमते हैं ना एक दूसरे के इर्द गिर्द, इस तरह से ये भी घूमता है, तो प्लानिटरी मिल बोलते हैं इसको। ठीक है, ये समझ में आया। अब और एक चीज जो है इसमें, जो मैं लिखना भूल गया, इसमें हम यहाँ पे 0.05 ml पर ग्राम इथेनॉल भी यूज करते हैं। यानी मान लीजिए अगर हमारे पास में 1 ग्राम आयरन है, तो हम 0.05 ml इथेनॉल भी डाल देंगे। इसको हम कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल एजेंट। प्रोसेस कंट्रोल एजेंट। समझ में आया? ये दोनों लेक्चर समझ में आए अच्छे से? हाँ, तो फिर ठीक है। तो मैं यहाँ यहाँ पे जो लेक्चर है ना, यहाँ पे ही बंद कर देता हूँ। और आज आज मैं इतना ही, आज इतना ही पढ़ाएंगे। मैंने 2 बजे तक का बोला था, लेकिन आज यही पढ़े, इतना ही पढ़ेंगे। अभी मुझे खुद भी थोड़े से काम है। तो हम कल कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? चलो ठीक है, फिलहाल आज 2 लेक्चर हो गए, कल देखेंगे अब। ओके ओके, चलो बाय।